जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी, इसमें हम सेट नंबर 17 का जो है सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पके पगा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। एक है सिर्फ हॉर्नबिल उत्सव और दूसरा है पके पगा हॉर्नबिल। तो जो पके पगा हॉर्नबिल है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में इसको मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है। इसके अलावा म्योको, ड्री, सोलुंग, मोपिन ये सभी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो अटला तड्डी और रोटी उत्सव। रोटी उत्सव इम्पॉर्टेंट है। तो रोटी कौन बनाता था? आंध्रा व्यक्ति जो है वो रोटी बनाता था। ठीक है। बोनालू त्यौहार, इसके अलावा एक आध और थे, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में मनाए जाते थे। एक अम्मा करके था, है ना, और बहुत सारे हैं जो जब तुम्हें नाम मिलेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे। तमु लोसर, एक है लोसर और दूसरा है लोसांग। देखो लोसांग जो है वो है सिक्किम का और लोसर जो है वो है लद्दाख का, लेकिन तमु लोसर जो है ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है। ठीक है। मोत्सू, ये मोत्सू कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। पराग कहाँ का है? ये है असम का। नागोबा जतारा कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। एक है कोजागिरी और दूसरी है होजागिरी। कोजागिरी जो है वो महाराष्ट्र का है और होजागिरी जो है वो त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ठीक है। साक, सुद, मिनसिंग, है ना, ये सभी कहाँ के हैं? ये मेघालय के हैं। थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जिसको हम कहते हैं, थैंक्स गिविंग उत्सव, ये कहाँ का है? गोवा का। तुम गोवा गए थे, तुमने थैंक्स बोला था। चिक्कल कालो, सनबर्न, ये सब कहाँ के हैं? गोवा के हैं। गुरु बयूर एकादशी ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। केर, गरिया, है ना, होजागिरी ये सभी कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं। जबकि कोजागिरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। ठीक है। बी बलसारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बी बलसारा जो है ये पियानो से संबंधित थे। उस्ताद साबरी ये सारंगी से संबंधित हैं, साबरी। श्रीनिवासन ये किससे संबंधित थे? तो मैंडोलिन से ये संबंधित थे। अरविंद पारेख ये सितार से संबंधित हैं, जबकि बुद्धा देव दास गुप्ता जो है ये सरोद वादक थे। ब्रजभूषण कावरा ये गिटार से संबंधित थे। तोताराम शर्मा ये किससे थे? तो ये पखावज से संबंधित थे। तबलीन सिंह की बात कर लेते हैं। तबलीन सिंह में ही तबला आ रहा है। प्रभात शर्मा की बात कर लेते हैं तो ये बांसुरी से संबंधित थे, है ना। टीएच विनायक राम ये किससे संबंधित थे? ये घटम से थे। नंदिनी शंकर की बात कर लेते हैं तो ये वायलिन से संबंधित थी, लेकिन अनुष्का शंकर जो है वो सितार वादक थी, जो कि पंडित रवि शंकर की पुत्री थी। ये नंदिनी शंकर हैं। ठीक है। शंकर समझ के आप सितार मत लगा देना। इमरत खान की बात कर लेते हैं, ये सुरबहार से संबंधित हैं, इमरत खान। ठीक है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो पाथेर पांचाली के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय पाथेर पांचाली के लेखक हैं, जो कि बांग्ला उपन्यास है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कर लेते हैं तो देवदास और पाथेर डांबी ये किसकी है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की हैं। विदर इंडिया की बात कर लेते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की हैं। गणदेवता की बात कर लेते हैं तो गणदेवता के कौन हैं उपन्यास के लेखक? तारा शंकर बंदोपाध्याय हैं। ए नेशन इज मेकिंग के कौन है? तो सुरेंद्र नाथ हैं। ए नेशन इज मेकिंग। कपाल कुंडल और दुर्गेश नंदिनी इन दोनों के ही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, चटर्जी नहीं है। ठीक है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ पे लिख लेना अपनी कॉपी में। कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी के। ब्रह्मोधर्म की बात कर लेते हैं तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्मोधर्म उपन्यास के लेखक है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत किस दिन मनाया जाता है? तो ये है
प्रदूषण राष्ट्रीय, जब भारत में मना रहे हैं तो राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी याद है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, ईरान, रामसर साइट, ठीक है, इतने में याद आ गया होगा। इंटरनेशनल वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाते हैं। 25 जुलाई को जो है वो प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, तो चलो हम बता दें डॉप्सन से मापते हैं। किससे? डॉप्सन से, ठीक है। डॉप्सन इस तरीके से लिखा जाता है, डॉप्सन, ठीक है, इससे मापते हैं। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, ठीक है। 26 सितंबर को पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है, पर्यावरण का स्वास्थ्य, ना कि वर्ल्ड हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्वास्थ्य देखकर आप 7 अप्रैल मत चले जाना। 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाते हैं। 22 मई को अभी बताया जैव विविधता दिवस जो है वो मनाते हैं और 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यूएन, जिसको हम सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि में किया जाता है। देखो एक ट्रिक याद होगी आपको, फ्रेज, कौन सी? फ्रेज, ठीक है। फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, इन तीनों के पास ये 5 जो हैं, 5 के पास में स्थायी सदस्यता है। कैसी है? स्थायी सदस्यता है। स्थायी सदस्यता का मतलब है इनके पास में वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है। जबकि भारत किस में आता है? तो ये अस्थायी सदस्य में आता है और अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ये स्थायी सदस्य हो गए, FRACE, फ्रेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भारत किन में आता है? इन 2 वर्षों में आता है। मूल रूप से 11 देश थे, ठीक है। 1965 से 15 देश हुए। किसको यूएन सभा को क्या नाम, मतलब किस नाम से जानते हैं? तो दुनिया का पुलिसमैन भी किसको कहते हैं? यूएन सुरक्षा परिषद को। यूएन की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है। और यूएन के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, ठीक है। जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये द हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। भारत जो है वो अस्थायी रूप से कितनी बार रह चुका है? तो 8 बार रह चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार स्थान जो आता है वो जापान का आता है और ये 11 बार अस्थायी रूप से चुना गया है। कौन? जापान, ठीक है। पूछा जाए कि अस्थायी सदस्य के रूप में यूएन में सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है? तो ये है जापान। और भारत कितने बार? तो 8 बार। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था? तो इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित है वो भारत के पहले जियो स्टेशनरी का नाम था क्या? एप्पल, जो कि सबसे महंगी कंपनी है, ठीक है। कंपनी की बात नहीं हो रही है, ये जियो स्टेशनरी उपग्रह था। इसका काम क्या था? ये पहला संचार उपग्रह था, ठीक है। कैसा था? पहला संचार उपग्रह। और किस रॉकेट से गया था? तो एरियन 1 से ये गया था और 1981 में ये उड़ा था। क्या हुआ था? 1981 में ये उड़ा था, ठीक है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है सबसे लंबी क्षमता वाली, जिसकी रेंज कितनी है? तो 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है। किसकी? अग्नि 5 की। ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं तो 290 किलोमीटर इसकी रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की। क्रूज मिसाइल की बात कर लेते हैं जो कि पहली स्वदेशी थी, जिसका नाम था निर्भय, और जिसको किसने डेवलप किया था? तो ये DRDO ने डेवलप्ड किया था, ठीक है। पहली बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लेते हैं। क्रूज मिसाइल जो है वो निर्भया है और बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 1,
जिसकी घोषणा तो 1983 में हो जाती है, लेकिन प्रशिक्षण जो है 1988 में इसका होता है। ठीक है, और प्रोग्राम कहाँ पर चला था, तो IGDM में चला था, जिसके जनक कौन थे, APJ अब्दुल कलाम इसके जनक थे। ठीक है, किसके, इसके IGMDP के। ठीक है, प्रोग्राम चलता है एक, जिसका पूरा नाम क्या था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसका, IGMDBP का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके जनक कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम इसके जनक थे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अन्य कप की बात कर लेते हैं तो सबसे पुराना है डूरंड कप, जो कि 1888 में इसकी स्थापना होती है, डूरंड कप की। ठीक है, सुब्रोतो कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ये चारों ही जो हैं ये हॉकी की ट्रॉफियां हैं। ठीक है, बैडमिंटन की बात कर लेते हैं तो उबेर और थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है 19 T20 जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2024-25 में जीती गई थी, ये मुंबई इसका विनर रहा था। कौन रहा था, मुंबई इसका विनर रहा था। ठीक है, और रनर अप कौन रहा था, तो मध्य प्रदेश इसका रनर अप रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये हॉकी ना करके आप यहाँ पर ये फुटबॉल करो। ठीक है, ये फुटबॉल के हैं सभी, संतोष, रॉबर्ट्स, डूरंड फुटबॉल के हैं। ठीक है, किसके हैं, फुटबॉल के, इसको सही कर लेना आप, ये हॉकी के नहीं है। ठीक है, जिसमें जो रतन टाटा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर हॉकी। ये जो हैं सभी ये तो फुटबॉल के हैं, लेकिन जो खेल ट्रॉफी है ये हॉकी से संबंधित है। यानी जो ये है ना, इसमें ये हटा लेना और यहाँ पर जो है वो फुटबॉल लिख लेना। ठीक है, बस इतनी क्लियर कर लेना एक बार, इसमें क्लियर का आप अपना लिख लेना इसमें। ठीक है, ये हॉकी के कप नहीं है, संतोष कप, रॉबर्ट्स कप। ठीक है, लेकिन जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये हॉकी की संबंधित है और जो कि फीमेल की है। किसकी है, ये फीमेल की है। थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था, तो मैडम जी कामा ने सन 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में झंडा लहराया था। क्या लहराया था, झंडा। कब लहराया था, तो 22 अगस्त 1907 को झंडा लहराया था, जिस पर एक कमल और 7 सितारे बने हुए थे। किस पर, इसी पर जो झंडा इन्होंने लहराया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया जाता है। डिजाइन की बात कर लेते हैं तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया जाता है, किसको, राष्ट्रीय ध्वज को, जिसका रेशियो जो है वो 2:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, यानी कि लेंथ इसकी इतनी होती है और चौड़ाई जो इसकी है इतनी होती है। ठीक है, सॉरी, चौड़ाई जो है इसकी 3 होती है क्योंकि चौड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और लंबाई इसकी 2 होती है। क्यों, क्योंकि लंबाई जो है वो इस तरीके से मापते हैं और चौड़ाई जो है वो इस तरीके से मापते हैं। ठीक है, इसमें आगे है चीज़ें लिखी हुई हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बनते हैं। ध्वज संहिता कब आती है, तो ध्वज संहिता जो है वो 2002 में आती है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आता है, 1971 में। ये राल चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, चौड़ाई जो है इसकी 2 होती है और लंबाई जो है इसकी 3 होती है। लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और चौड़ाई जो है इसकी कम होती है, ये वाली चीज़। आर्टिकल 5A किसके बारे में वर्णन करता है, तो 5A का क्लॉज नंबर 1A जो है वो तिरंगे के बारे में बात करता है। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार
छापा में भाग लिया था। तो चटगांव शस्त्रागार आपने नाम सुना होगा। इसमें प्रीतिलता और कल्पना दत्त दोनों ही लोगों ने भाग लिया था चटगांव शस्त्रागार में। IRA के संस्थापक कौन थे? ये थे सूर्य सेन, जिनको हम मास्टरदा के रूप में, मास्टरदा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें फांसी कब हो गई थी? तो इन्हें 1934 में फांसी हो जाती है और इसकी स्थापना जो है वो 1930 में होती है IRA की। काकोरी ट्रेन एक्शन कौन से वर्ष में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये 1925 में होती है। कब? 1925 में। जो ट्रेन है वो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, जिसमें बीच में इसको लूट लिया जाता है 9 अगस्त 1925 को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी इनमें शामिल होते हैं। मुख्य आरोपी थे ये। राजेंद्र लाहिड़ी जो कि गोंडा से थे, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को जो है वो इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, पूछा जाता है कि रोशन सिंह को कहाँ फांसी में लटकाया गया था? तो इलाहाबाद में। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन जो है इसका नाम था। ठीक है, संगठन कौन था? तो HRA वाला संगठन था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। गोली किसने चलाई थी? तो मनमथ बास गुप्ता ने इसमें गोली चलाई थी काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो महाकाव्य कमला जो है वो BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। किसके? BD सावरकर के द्वारा। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोप उपनिषद से मदन मोहन मालवीय ने लिया था। सभी को पता है कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, लेकिन किसने लिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने इसको लिया था। और कमला महाकाव्य जो है वो BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था उपन्यास। ठीक है, किसमें? जेल में। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं तो ये 1928 में भारत आता है। 3 फरवरी को क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, जिसमें नाइटहुड की उपाधि त्याग दी जाती है। चोरी चोरा घटनाकांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को होती है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि EWS से संबंधित है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, जिसमें 10% आरक्षण जो है वो जनरल वालों को दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा? EWS वाला। 102 किससे संबंधित है? तो ये OBC से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं। 122वां बिल है, लेकिन 101वां संविधान संशोधन है। ये किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है। GST कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। 0, 5, 12, 18, 28 इस तरीके से। GST सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? तो असम में लागू की गई थी। कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई। GST के ऊपर एक पूरी फुल वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये यूपी पुलिस से भी संबंधित है। SSC भी इससे क्वेश्चन करती है। GST से हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। ठीक है, GST मतलब कौन सी वस्तु पर कितनी GST लगती है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम कवर कर देंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य इससे संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन SC और ST के लिए है। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, जिसमें भारत के अटॉर्नी जनरल जिनको हम महान न्यायवादी के रूप में जानते हैं, एक होता है महाधिवक्ता, दूसरे होते हैं महान न्यायवादी। ठीक है, तो महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है?
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है आर्टिकल 76 के तहत। और जो इसका पद है महान्यायवादी का, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान स्रोत से। आर्टिकल 88 संसद की बैठक में भाग लेगा, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। कौन? महान्यायवादी जो है ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसके पास में नहीं है। 105 की बात कर लेते हैं तो संसद सदस्य के पास में विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि वोट डालना, ठीक है, लेकिन जो है महान्यायवादी के पास में ये नहीं होता है। पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। दूसरे कौन थे? तो CK दफ्तरी थे। सबसे कम समय के लिए महान्यायवादी कौन बने थे? तो सोहराबजी बने थे। वर्तमान समय में 16वें नंबर के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं R वेंकट रमणी, ठीक है, जिनको हम आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी का पद बताते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो कितने? 8% जीतना अनिवार्य है, या फिर 4 राज्यों से उसकी लोकसभा और विधानसभा वैध मतों का 6% होना चाहिए, ठीक है, या फिर लोकसभा में 4 सीटें होनी चाहिए। किसमें? लोकसभा में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना जो राष्ट्रीय पार्टी जो है वो मान्यता प्राप्त कर सकती है। नेशनल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं तो BJP है, INC है, BSP है, बसपा आम आदमी पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और CPI है, ठीक है। जल प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये कब आता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। भारतीय राजनीतिक गठबंधन जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप ही पूछा गया है NDA का। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा में इसमें 240 सीटें जो हैं वो BJP की थी और 53 सीटें जो हैं वो अदर की थी। किसमें? अभी जो 18वीं वाली लोकसभा सीट के इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम पहले उसके, ठीक है। पहले PM कौन बने थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो इसके बने थे। कुल टोटल सीटें कितनी थी 18वीं लोकसभा में? तो 293 सीटें थी, ठीक है। याद हो जिसमें नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा भाव दिया जा रहा था, वो इधर के उधर, ठीक है, वही वाले 18वें लोकसभा चुनाव थे। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिसिंग जनजाति जो है ये माजुली द्वीप पर निवास करती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास में असम की जनजाति है मिसिंग जनजाति, ठीक है, जो माजुली आइलैंड पर निवास करती है। पहला भारतीय द्वीपीय जिला इसको 2016 में घोषित किया गया था। किसको? माजुली द्वीप को। सबसे बड़ा नदी द्वीप भी माजुली द्वीप है और सबसे छोटा जो है वो है मयूर उमानंद द्वीप, ये भी असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। और माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र पर ही, कहाँ पर? असम पर। बोडो कारवा दिमसा जनजाति ये कहाँ की हैं? ये भी असम की हैं, ठीक है। और मिसिंग जनजाति भी असम की है। टोडो जनजाति तमिलनाडु की है। जारवा और ओंग जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार की हैं। बिरहोर जो है ये जनजाति झारखंड की हैं। चकमा की बात कर लेते हैं, ये मेघालय की हैं। अंगामी की बात कर लेते हैं, ये नागालैंड की है। बुक्सा और जौनसारी जो है ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। कौन सा भारतीय हवाई दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है। UNEP के द्वारा इसको घोषित किया गया था कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है। और UNEP की स्थापना 1972 में होती है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में
में स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव पहली कौन सी है? तो ये पहली चलने वाली नाव है आदित्य। और बोट रेस कहाँ पर होती है? तो केरल में होती है। और यहीं पर जो है उस नाव सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव यहीं पर बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? आदित्य। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल, जिसकी लेंथ 11.215 किलोमीटर है। और पीर पंजाल सुरंग जो कि बनिहाल दर्रे में बनी हुई है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात कर लेते हैं, ये रेल सुरंग थी पीर पंजाल वाली। और सड़क सुरंग की बात करते हैं तो ये श्यामा प्रसाद सड़क सुरंग है, ये 9.28 किलोमीटर बनी हुई है। अटल सुरंग जिसका उद्घाटन 2020 में हुआ था, इसकी लेंथ जो है वो 9.02 है। याद रखेंगे, लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है और सबसे लंबी सड़क सुरंग ये श्यामा प्रसाद। अरे ऐसे याद रख लो, श्यामा जो है वो कहाँ चलता है? सड़क पर चलता है, ठीक है। और रेल जो है वो पंजाल यानी कि जाल बने होते हैं उसमें चलती है, ठीक है। भारत में ब्रॉड गेज पटरियों के मध्य की दूरी होती है। जैसे रेल के बीच में जो एक आपने इस तरीके से वो बराबर के तौर पर लगे हुए देखे हैं ना, पत्थर के, ठीक है, पत्थर के या सीमेंट के, जिसके होते हो, शायद सीमेंट के होते हैं, काफ़ी अच्छे सीमेंट के बने हुए होते हैं। इनकी दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस की, दोनों पटरियों के बीच की, तो इसकी दूरी होती है 1676 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर बोल दें, या 762 मिलीमीटर नैरो गेज बोल दें, या मीटर गेज की बात कर लेते हैं तो 1000 मिलीमीटर। मानक गेज की बात कर लेते हैं तो ये 1465 मिलीमीटर होती है, जो कि मेट्रो और मोनो रेल में होती है, ठीक है। मेट्रो की जो लेंथ होती है ना बीच की, वो अलग होती है। सकल घरेलू उत्पाद किसका कुल मूल्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं। एक वर्ष के दौरान जो सभी अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं को जो है वो कुल मूल्य कहते हैं, ठीक है। घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक वर्ष के दौरान आप कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। IFSC कोड होता कितने अंकों का है? तो SBI 0003547, यानी कि ये 11 नंबर का होता है, ठीक है। क्या? IFSC कोड। MICR की बात कर लेते हैं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका फुल फॉर्म होता है। कासा की बात कर लेते हैं तो करेक्ट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है। MMID की बात कर लेते हैं तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है। PBX की बात कर लेते हैं, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम के उत्पाद में जब मूल्य में वृद्धि होती है तो इसका परिणाम है मुद्रास्फीति होगी। कौन सी भाषा AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? तो ये है प्रोलोग। कौन सी है? प्रोलोग भाषा जो है वो AI के लिए उपयुक्त है। पाइथन की बात कर लेते हैं, ये सबसे उपयोग लैंग्वेज है। कौन सी? पाइथन। AI के लिए नई भाषा कौन सी है जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं? NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। AI के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो है प्रोलोग, ठीक है। याद रखेंगे, यानी कि AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।